ये कहानी एक शातिर चोर बर्लिन की है जो अपनी टीम के साथ मिलकर बड़ी ही चालाकी से चोरी करता है। शुरुआत होती है जब उसकी तीसरी बीवी भी उसे छोड़कर जा रही होती है, जिससे वो अंदर से टूट जाता है। अकेलापन और प्यार की कमी उसे खलने लगती है। तभी उसकी टीम उसे लेने आती है, एक नई बड़ी चोरी की तैयारी के लिए। इस टीम में बर्लिन के अलावा 4 और लोग होते हैं। एक होशियार हैकर लड़की, एक एक्सपर्ट लॉक मास्टर और बाकी भी खास स्किल्स वाले। अब ये सब मिलकर एक बड़ा गेम खेलने वाले हैं, दिमाग, चालबाजी और एक्शन से भरपूर। ये कहानी एक ऐसे गैंग की है जो बेहद समझदारी से बड़ी बड़ी चोरियां करता है। इस टीम में एक लड़का था जो हर तरह के ताले चुटकियों में खोल देता था। दूसरा एक उम्रदराज आदमी था जिसे सब प्रोफेसर कहते थे। वही था असली मास्टरमाइंड। हर प्लान, हर चाल उसी के दिमाग से निकलती थी। तीसरा था एक तेज तर्रार लड़का जिसे सिट लाइट्स और हथियारों का जबरदस्त अनुभव था। लड़ाई में भी वो माहिर था। ये पांचों पुलिस की वर्दी पहनकर एक आलीशान होटल में पहुंचते हैं जहां रईस लोग डिनर कर रहे होते हैं। वहां ये एक अमीर आदमी को पकड़ते हैं और उसे एक नकली वारंट दिखाकर अपना अगला कदम बढ़ाते हैं। वो अमीर आदमी थोड़ा घबराया, लेकिन बर्लिन की बात मानते हुए उन्हें अपनी तिजोरी तक ले गया। बर्लिन ने उसे साफ साफ कहा कि हम असली पुलिस नहीं हैं, बल्कि असली मकसद उस पुरानी और अनमोल कटोरी को लेना है जो तुम्हारे पास छुपी हुई है। अमीर आदमी टकराव नहीं चाहता था, इसलिए चुपचाप कटोरी उन्हें सौंप देता है। सब कुछ एकदम प्लान के मुताबिक चल रहा था, लेकिन जैसे ही टीम वहां से निकलने लगी, एक नौजवान अचानक बोल पड़ा, तुम तो असली पुलिस वाले लगते ही नहीं। अब मामला और दिलचस्प मोड़ लेने वाला था। बर्लिन उस लड़के की बात से बुरी तरह चिढ़ जाता है। वो एक बहाना बनाकर उसे बाहर ले जाता है और इतनी सख्ती दिखाता है कि लड़का डर के मारे घुटनों पर गिर पड़ता है। लड़का गिड़गिड़ाते हुए कहता है, माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। तब बर्लिन गुस्से में बोलता है, दिमाग मत चलाओ, वरना एक गोली में सब खत्म कर दूंगा। मुझे पता है कि तुम ये सब अपने दोस्त को दिखाने के लिए कर रहे हो कि तुम कोई हीरो हो, लेकिन याद रखो, असली ताकत प्यार में होती है। इसलिए जिसे चाहते हो उसके साथ प्यार से रहो, क्योंकि दुनिया में इससे बड़ी चीज कोई नहीं। अगले दिन टीम एक होटल में इकट्ठा होती है जहां वे अगली बड़ी चोरी की प्लानिंग करते हैं। बर्लिन इस बार एक नई लड़की को टीम में शामिल करता है जो एक बेहतरीन इंजीनियर होती है। कभी किसी ने उसके साथ विश्वासघात किया था जिससे वो टूट गई थी, लेकिन अब वो पहले से मजबूत हो चुकी थी और इस मिशन में बर्लिन की मदद के लिए तैयार थी। इसके बाद बर्लिन और प्रोफेसर सभी को डिटेल में अपना प्लान समझाते हैं। उनका टारगेट है एक खास कप के जरिए 44 मिलियन की ज्वेलरी चुराना। सब कुछ समझने के बाद अगली सुबह वे एक चर्च पहुंचते हैं जहां उनकी मुलाकात एक फादर से होती है। बर्लिन पादरी से कहता है, मैं एक प्रोफेसर हूं और ये मेरे स्टूडेंट्स हैं। हमने हाल ही में एक रिसर्च की है जिससे पता चला कि आपकी चर्च के नीचे कोई पुराना खजाना छिपा हो सकता है। ये सुनकर पादरी उत्साहित हो जाता है और सोचता है कि अगर खजाना मिला तो चर्च को बहुत लाभ होगा। वो बिना किसी शक के उन्हें बेसमेंट दिखा देता है और खुदाई की इजाजत भी दे देता है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। बर्लिन और उसकी टीम को पता था कि चर्च के नीचे एक पुरानी सुरंग है जो उन्हें उनके असली टारगेट तक ले जाएगी। वो पुरानी सुरंग सीधा पेरिस के सबसे बड़े नीलामी घर में जाकर खुलती थी। कुछ ही दिनों में वहां बेहद कीमती ज्वेलरी की नीलामी होने वाली थी, जिन्हें लॉकर रूम की अलग अलग तिजोरियों में रखा जाना था। बर्लिन और उसकी टीम का प्लान था उन सभी तिजोरियों को साफ करना। बर्लिन अपनी टीम से कहता है, हम जिस होटल में रुके हैं उसके ठीक सामने नीलामी घर के डायरेक्टर का घर है जहां वो अपनी पत्नी के साथ रहता है। हमें किसी भी तरह उसके घर तक पहुंचना है और वहां छिपकर सीसीटीवी कैमरे फिट करने होंगे ताकि हर मूवमेंट पर हमारी नजर हो सके, ताकि डायरेक्टर की हर हरकत पर नजर रखी जा सके। जैसे ही डायरेक्टर अपनी पत्नी के साथ घर से बाहर निकलता है, बर्लिन और उसकी टीम चुपचाप उसके घर में दाखिल हो जाती है और हर कोने में सीक्रेट कैमरे लगा देती है। अब बर्लिन और प्रोफेसर डायरेक्टर और उसकी पत्नी की हर गतिविधि पर नजर रखने लगते हैं। तभी प्रोफेसर नोटिस करता है कि बर्लिन कहीं खोया हुआ और परेशान है। वो मुस्कुराते हुए उसे समझाता है, फिक्र मत कर, एक दिन तुम्हें भी सच्चा प्यार मिलेगा। देखो, हम दोनों को, मैं और मेरी पत्नी पिछले 25 साल से साथ है और आज भी एक दूसरे से उतना ही प्यार करते हैं। प्रोफेसर की बात सुनकर बर्लिन हल्का मुस्कुराता है
और कहता है, मैं मानता हूं, लेकिन इस दुनिया में सच्ची मोहब्बत बहुत मुश्किल से मिलती है। ज्यादातर लोग सिर्फ दिखावा करते हैं। इसी बीच जब वो कैमरों के जरिए डायरेक्टर और उसकी पत्नी पर नजर रख रहा होता है, तो देखता है कि पति के सोने के बाद उसकी पत्नी अपने कुत्ते के साथ चुपचाप घर से बाहर निकलती है। बर्लिन उसका पीछा करता है और देखता है कि वो एक बार में जाकर गाना गा रही है। उसकी सादगी और आवाज से बर्लिन प्रभावित हो जाता है। उसे पहली बार किसी के लिए कुछ महसूस होता है। बर्लिन को उसकी आवाज और सादगी इतनी पसंद आती है कि वो उसे दिल से चाहने लगता है। अगली सुबह जब चर्च का पादरी वापस आता है, तो टीम उसे बताती है कि खुदाई में एक अनमोल कटोरा मिला है। असल में वही कटोरा था जो उन्होंने पहले चुराया था और जानबूझकर चर्च की जमीन में छिपा दिया था, ताकि पादरी को यकीन हो जाए कि वहां सच में खजाना है। कटोरा देखकर पादरी बेहद खुश हो जाता है और उन्हें खुदाई जारी रखने की इजाजत दे देता है। इस बीच नीलामी घर के डायरेक्टर की पत्नी, जिसका नाम कैमिल है, बर्लिन में दिलचस्पी लेने लगती है और उससे दोस्ती बढ़ाने की कोशिश करती है। बर्लिन कैमिल के पीछे पीछे एक होटल तक जाता है और उससे बात करने की कोशिश करता है। बातचीत में वह अपना झूठा नाम बताता है और कहता है कि वो पेरिस घूमने आया है। वो कैमिल से कहता है, मैंने कल रात तुम्हारा गाना बार में सुना था, जो दिल को छू गया। उसने कैमिल की पसंदीदा किताब भी जानबूझकर अपने साथ रखी होती है। जब कैमिल किताब देखकर पूछती है, क्या तुम इसे पढ़ते हो, तो बर्लिन मुस्कुराकर कहता है, हाँ, ये मेरी फेवरेट है। लेकिन कैमिल बिना कुछ बोले वहां से चली जाती है। बर्लिन खुद से सोचता है कि शायद उसने कुछ गलत कहा। तभी कैमिल ने दूरी बना ली। खोदते हुए टीम को एक पुरानी सुरंग मिलती है, जिससे वे और तेजी से खुदाई शुरू कर देते हैं, ताकि जल्द से जल्द नीलामी घर तक पहुंच सके। वहीं दूसरी तरफ जब बर्लिन कैमिल की बातें सुनता है, तो उसे पता चलता है कि उसका अपने पति से झगड़ा हुआ था। वो एक शो में जाना चाहती थी, लेकिन उसका पति तैयार नहीं था। अब बर्लिन खास कपड़े पहनता है ताकि कैमिल के साथ उस शो में जा सके। उसी दौरान चर्च का पादरी बेसमेंट में आता है और कहता है, मैं वो कीमती कप अपने प्रोफेसर को दिखाना चाहता हूँ, ताकि साबित कर सकूं कि ये हमें यहीं से मिला है। पादरी जैसे ही कप उठाता है, टीम कुछ देर के लिए हैरान रह जाती है और उसे रोक नहीं पाती। जब ये बात बर्लिन को पता चलती है, तो वो गुस्से से भर जाता है। वो लॉक मास्टर से कहता है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी थी, किसी भी हाल में वो कप वापस लाओ। इसके बाद वो कैमिल से मिलने चला जाता है। कैमिल को देखकर वो पूछता है, तुम कहाँ जा रही हो? कैमिल मुस्कुराकर जवाब देती है, शो देखने। बर्लिन फौरन कहता है, तो मैं भी चलूं, और उसके साथ चलने को तैयार हो जाता है। उधर लॉक मास्टर और इंजीनियर लड़की बाइक पर बैठकर पादरी से वो कीमती कप छीनने निकल पड़ते हैं। जब लॉक मास्टर और इंजीनियर लड़की कप लेकर भाग रहे थे, तभी पादरी के कुछ दोस्त वहां पहुंच गए और उन्हें रोकने की कोशिश करने लगे, लेकिन दोनों किसी तरह कप लेकर वहां से दौड़ पड़े। पादरी के दोस्त उनका पीछा करते हुए पार्किंग एरिया तक पहुंच गए, जहां दोनों छिपे हुए थे। कुछ देर बाद दोस्तों ने उन्हें ढूंढ निकाला और कप वापस छीन लिया। इससे दोनों घबरा गए और जल्दी जल्दी वहां से भाग निकले। डर था कि कहीं और मुसीबत न आ जाए। उसी रात जब बर्लिन और कैमिल शो से वापस लौटे, तो माहौल कुछ अजीब सा लगने लगा। बर्लिन और कैमिल के बीच अब दोस्ती गहराने लगी थी। दोनों एक दूसरे के करीब आ चुके थे और अपने नंबर भी एक्सचेंज कर लेते हैं। अगली सुबह सैटेलाइट एक्सपर्ट हैकर लड़की के कमरे में मदद मांगने जाता है। साथ ही वो उससे धीरे धीरे दोस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन हैकर लड़की खुद को सख्त दिखाती है। हालांकि अंदर ही अंदर उसे भी सैटेलाइट वाले की बातें अच्छी लगने लगती है। उसी समय प्रोफेसर डर से सहमे हुए लॉक मास्टर और इंजीनियर लड़की के पास आता है और उन्हें भरोसा दिलाता है, अब चिंता मत करो, सब कुछ कंट्रोल में है। प्रोफेसर मुस्कुराकर बताता है, जब तुमने पादरी से कप छीना था तो वो अंदर से डर गया था। अब उसने खुद आकर कप मुझे दे दिया है और कहा कि वो बेसमेंट में नहीं आएगा। तुम लोग आराम से खुदाई जारी रखो। उधर कैमिल बर्लिन से मिलने आती है, लेकिन बर्लिन मुश्किल में पड़ जाता है। वो जानता था कि अगर कैमिल कमरे में आई और कंप्यूटर सेटअप या प्लान देख लिया तो सब कुछ उजागर हो सकता है। इसलिए वो कैमिल से कहता है, हम यही बात करेंगे, मैं तुम्हें अंदर नहीं ले जा सकता क्योंकि तुम शादीशुदा हो और मैं नहीं चाहता कि कोई सीमा लांघी जाए। बर्लिन कहता है, अगर किसी ने हमें साथ देख लिया तो अच्छा नहीं होगा। ये सुनकर कैमिल आहत हो जाती है और गुस्से में वहां से चली जाती है।
बर्लिन को भी अपनी बात का पछतावा होता है, इसलिए वो उसका पीछा करता है। जैसे ही वो लिफ्ट में पहुंचता है, कैमिल को रोकता है और उसे गले लगा लेता है। यहीं से उनके बीच एक नया रिश्ता शुरू होता है। अगले दिन टीम फिर खुदाई में जुट जाती है और आखिरकार उस जगह तक पहुंच जाती है जहां उन्हें जाना था, नीलामी हाउस के एकदम पास। लेकिन वहां एक मजबूत दीवार थी जो लोहे के भारी ब्लॉकों से बनी थी। तब प्रोफेसर रास्ता बताता है। प्रोफेसर समझाता है, सबसे पहले हमें इन लोहे के ब्लॉक्स को सावधानी से काटना होगा। फिर इन्हें इस तरह जोड़ेंगे कि जरूरत पड़ने पर आसानी से हटाया और लगाया जा सके। वो आगे बताता है कि बिल्डिंग में 2 गार्ड होते हैं, एक अंदर जो कंट्रोल रूम में बैठा रहता है और कंप्यूटर स्क्रीन पर नजर रखता है, और दूसरा बाहर जो मुख्य दरवाजे और आसपास की निगरानी करता है। अब प्लान था कि पहले बाहर वाले गार्ड का ध्यान भटकाया जाए ताकि हैकर लड़की आराम से कंप्यूटर सिस्टम हैक कर सके। तभी सैटेलाइट वाला नोटिस करता है कि दोनों गार्ड पिज्जा खाने के बहुत शौकीन हैं। सैटेलाइट वाला देखता है कि गार्ड हर दूसरे दिन पिज्जा मंगवाते हैं, तो वो पिज्जा डिलीवरी बॉय बनकर पहुंचता है और जानबूझकर गलत ऑर्डर देता है। गार्ड उससे बहस करने लगता है और सैटेलाइट वाला भी उसे भड़काने लगता है। बात इतनी बढ़ जाती है कि गार्ड अपने साथी गार्ड को भी बुला लेता है। दोनों गार्ड जब उससे उलझे होते हैं, उसी वक्त हैकर लड़की मौका देखकर कंप्यूटर सिस्टम हैक कर लेती है। अब कैमरे उसके कंट्रोल में है। इसके बाद बर्लिन टीम को अगला प्लान समझाता है और सभी वापस सुरंग की तरफ लौट जाते हैं जहां से असली चोरी की शुरुआत होनी है। टीम बहुत सावधानी से उस मजबूत दीवार के लोहे के ब्लॉकों को पतली तार से काटना शुरू करती है। फिर वहां एक मैग्नेट लगाकर ब्लॉकों को थोड़ा ऊपर उठाते हैं और धीरे धीरे अंदर घुसते हैं। आखिरकार वे उस लॉकर रूम तक पहुंच जाते हैं जहां ढेर सारी तिजोरियां रखी होती हैं, वही जगह जहां ज्वेलरी आने वाली है। अब तक प्लान बिल्कुल सही चल रहा था। उन्हें बस नीलामी वाले गहनों के वहां पहुंचने का इंतजार था ताकि वे आसानी से सभी तिजोरियां खाली कर सकें। इसी बीच बर्लिन और कैमिल की कहानी भी धीरे धीरे रोमांटिक मोड़ लेने लगती है। बर्लिन अब अपना आधा वक्त चोरी के प्लान में लगा रहा था और आधा कैमिल के साथ बिता रहा था। लेकिन एक दिन अचानक कैमिल का पति दोनों को साथ देख लेता है। तब बर्लिन बिना घबराए जवाब देता है, मैं एक कलाकार हूँ और आपकी पत्नी से एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में मिलने आया था। पति थोड़ी देर बाद वहां से चला जाता है, लेकिन उसके जाने के बाद कैमिल घबरा जाती है और बर्लिन से कहती है, अगर उसे हमारे बारे में पता चल गया तो? बर्लिन मुस्कुराकर कहता है, चलो किसी ऐसी जगह चलते हैं जहां बस हम दोनों हों। फिर वे एक होटल जाते हैं और साथ में वक्त बिताते हैं। जब प्रोफेसर होटल में अपनी टीम के साथ था, तभी उसे अचानक उसकी पत्नी का फोन आता है। फोन पर पत्नी कहती है, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती क्योंकि तुम मुझे बिल्कुल भी समय नहीं देते। ये सुनकर प्रोफेसर एकदम हैरान रह जाता है। वो सोच में पड़ जाता है, जिस औरत ने मुझसे इतनी मोहब्बत की, वो अब मुझे छोड़ रही है। मैंने कभी ये सोचा भी नहीं था। उसका चेहरा उतरा हुआ और परेशान हो जाता है। उसकी हालत देखकर इंजीनियर लड़की समझ जाती है कि कुछ बहुत बड़ा हुआ है और वो धीरे से कहती है, क्या आपकी पत्नी ने आपको तलाक दे दिया? अब सैटेलाइट वाला लॉक मास्टर से पूछता है, बताओ ना, मेरी बाइक तुमने कहाँ छुपाई है? जब तुम पापा से कटोरा चुराने गए थे, उसके बाद से वो दिखी नहीं। इस पर हैकर लड़की सच्चाई बताती है, कटोरा लेते वक्त हम पर भी हमला हुआ था, इसलिए बाइक वही छोड़नी पड़ी। अब मुझे डर लग रहा है क्योंकि अगर किसी ने वो बाइक ढूंढ ली तो हम पकड़े जा सकते हैं। वजह बताती है, जिस पासपोर्ट पर वो बाइक रजिस्टर है वो असली है। ये सुनते ही लॉक मास्टर का चेहरा उतर जाता है और वो और भी घबरा जाता है। इंजीनियर लड़की घबराकर कहती है, मुझे तो लगता है बाइक अब पक्का पादरी के गुंडों के पास है। उसी रात वो चुपचाप प्रोफेसर के पास आती है और कहती है, मैं जानती हूँ तुम बहुत टूटे हुए हो। दिल टूटने का दर्द मैं खुद महसूस कर चुकी हूँ। प्रोफेसर उदासी में जवाब देता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी पत्नी मुझे छोड़ देगी। इस पर इंजीनियर लड़की कहती है, मुझे लगता है इसके पीछे कुछ और है। हो सकता है तुम्हारी पत्नी का किसी और से अफेयर चल रहा हो, तभी वो दूर हो रही है। ये सुनकर प्रोफेसर चौंक जाता है और फिर खुद सच्चाई जानने की ठान लेता है। कुछ ही समय में प्रोफेसर को सच्चाई का पता चल जाता है, उसकी पत्नी वाकई किसी और के साथ है। उधर जब बर्लिन और कैमिल साथ वक्त बिता रहे होते हैं, तभी कैमिल के पति का फोन आता है। वो गुस्से में कहता है, मैं आज छुट्टी पर था और मैंने तुम्हारे सारे ईमेल पढ़ लिए हैं। अब मुझे सब पता चल गया है कि तुम किसी और के साथ अफेयर कर रही हो।
ये सुनकर बर्लिन को कोई हैरानी नहीं होती, बल्कि उसे लगता है कि अब कैमिल उसे अपनाएगी। लेकिन कैमिल की बात सुनकर वो चौंक जाता है। मैं अपने पति को नहीं छोड़ सकती। मैं उससे अब भी प्यार करती हूँ, तुम्हें पसंद करती हूँ, मगर ये काफी नहीं है। कैमिल कहती है, मैं तुम्हें सिर्फ एक दोस्त की तरह देखती हूँ और मैं और मेरे पति अब बच्चा प्लान कर रहे हैं। ये सुनकर बर्लिन अंदर से फिर से टूट जाता है। उसे लगता है कि एक बार फिर सच्चा प्यार उसे नहीं मिला। कैमिल ने भी आखिरकार उसे धोखा दे दिया। जाते जाते बर्लिन ताला मास्टर को बुलाता है और गुस्से में कहता है, कैमिल का पति बहुत चालाक है, अब मैं उसे सबक सिखाऊंगा। उधर कैमिल का पति अपने नीलामी घर के लॉकर रूम में जाता है और नए गहनों को तिजोरियों में रखने लगता है। तभी बर्लिन और उसकी टीम चुपचाप उन्हें चुराने के लिए पूरी तरह तैयार खड़ी होती है। जैसे ही कैमिल का पति सारी ज्वेलरी तिजोरी में बंद करता है, बर्लिन की टीम तुरंत आगे बढ़ती है और अपने प्लान को अंजाम देने लगती है। एक एक करके तिजोरियों से सारे गहने चुरा लिए जाते हैं। इस बीच प्रोफेसर अंदर से टूट चुका था, क्योंकि उसका रिश्ता खत्म हो चुका था और बर्लिन भी कैमिल के धोखे से गुस्से में था। दोनों का मूड खराब था और वे आपस में बहस करने लगे। बहस के दौरान एक चीज जमीन पर गिर जाती है, जिससे अचानक जोर की आवाज होती है। ये आवाज ऑक्शन हाउस के डायरेक्टर यानी कैमिल के पति सुन लेते हैं। वो तुरंत गार्ड से कहते हैं, जल्दी जाओ, लॉकर रूम में जाकर देखो। जब सिक्योरिटी गार्ड लॉकर रूम में पहुंचा तो बर्लिन और उसकी टीम फुर्ती से छिप गई। गार्ड ने चारों तरफ देखा, लेकिन किसी को नहीं पाया। उसे लगा सब ठीक है और वो लौट गया। इसके बाद टीम ने चालाकी से बाकी तिजोरियां भी खाली कर ली और धीरे से वहां से निकलने की तैयारी करने लगी। अब उन्होंने प्लान बनाया कि हर चीज साफ कर देंगे ताकि कोई सुराग न बचे। भले ही उन्होंने ऐसे खास कपड़े पहने थे जिससे बाल या स्किन के निशान न गिरे, फिर भी पूरी जगह अच्छे से साफ की गई। उनका मकसद साफ था, कोई सबूत न बचे और पुलिस तक उनका नाम न पहुंचे। रात को बर्लिन ताला मास्टर के साथ चुपचाप कैमिल के पति के घर पहुंचता है। वहां वे एक दवा का इस्तेमाल करके उसे थोड़ी देर के लिए बेहोश कर देते हैं। होश में आने से पहले वे पूरे घर से सभी लगाए गए कैमरे हटा देते हैं ताकि कोई सबूत न बचे। इसके बाद बर्लिन ताला मास्टर से कहता है, अब से हम सब अलग अलग होटलों में रुकेंगे और कोई भी बाहर नहीं निकलेगा। अगर कोई बाहर गया तो पकड़े जाने का खतरा है। सबको एक रात तक छुप कर रहना होगा। फिर बर्लिन ताला मास्टर को रवाना कर देता है और खुद कैमिल के पति के कपड़े पहनकर उसके फार्म हाउस की ओर निकल पड़ता है। बर्लिन ने जो गहने चुराए थे उनमें से एक लॉकेट को तोड़कर घर के अलग अलग हिस्सों में फैला दिया। उसका मकसद साफ था, जब पुलिस यहाँ आए तो उन्हें लगे कि कैमिल का पति या तो चोरी में शामिल था या उसने चोरों की मदद की। बर्लिन ये सब इसलिए कर रहा था ताकि वो कैमिल के पति को फंसा सके और बदला ले सके। उसे उम्मीद थी कि जब उसका पति फंसेगा तो कैमिल वापस उसी की ओर आएगी और उनका रिश्ता फिर से पहले जैसा हो जाएगा। वहीं लॉकर रूम से बाहर निकलते वक्त टीम ने उस दीवार को फिर से पहले जैसा मजबूती से जोड़ दिया ताकि कोई सुराग न बचे। टीम ने सुरंग को बिल्कुल पहले जैसा बना दिया ताकि किसी को शक न हो कि वहां कुछ हुआ था। फिर सभी कैमरों और सिस्टम से अपना कंट्रोल पूरी तरह हटा दिया, जिससे कोई सबूत न बचे और शक की कोई गुंजाइश न रहे। उसी रात सैटेलाइट वाला लड़का हैकर लड़की के पास आता है और कहता है, मैं अभी पेरिस नहीं छोड़ सकता। अगर पुलिस बाइक तक पहुंच गई तो मेरा असली पासपोर्ट भी मिल जाएगा। टीम ने सुरंग को बिल्कुल पहले जैसा बना आगे बताता है, मैं पासपोर्ट चुराने ऑफिस गया था, लेकिन वहां अलार्म बज गए। मैं पासपोर्ट नहीं निकाल पाया। अब मुझे तुम्हारी मदद चाहिए ताकि मैं अपना पासपोर्ट वापस ले सकूं। लॉक मास्टर मुस्कुराकर कहता है, ये मेरे भाई की याद में बनवाया है, वो अब इस दुनिया में नहीं है। इंजीनियर लड़की थोड़ी भावुक हो जाती है और कहती है, कभी कभी लोग चले जाते हैं पर उनका असर हमेशा हमारे साथ रहता है। इसी बीच हैकर लड़की और सैटेलाइट वाला चुपचाप पासपोर्ट ऑफिस की ओर निकल जाते हैं। दोनों अब एक टीम की तरह काम कर रहे थे, क्योंकि जानते थे कि अगर पासपोर्ट पकड़ा गया तो पूरी चोरी और उनकी पहचान सामने आ सकती है। खतरा बड़ा था, लेकिन अब वे पीछे नहीं हट सकते थे। लॉक मास्टर और इंजीनियर लड़की एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा देते हैं, क्योंकि अब वो भी एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। उधर हैकर लड़की और सैटेलाइट वाला पासपोर्ट ऑफिस पहुंचते हैं। हैकर तुरंत सिस्टम हैक करने लगती है और सैटेलाइट वाले का पासपोर्ट ढूंढने की कोशिश करती है। तभी एक सिक्योरिटी गार्ड उन्हें देख लेता है
और सवाल करता है, तुम लोग कौन हो, यहाँ क्या कर रहे हो? हैकर तुरंत जवाब देती है, मैं यहाँ नई कर्मचारी हूँ। तभी कुछ असली कर्मचारी वहां आ जाते हैं और उसके बचाव में कुछ कह देते हैं, लेकिन इसी दौरान कंप्यूटर पर एक एरर आ जाता है, यानी पासपोर्ट निकालने में दिक्कत हो गई थी। जैसे ही कंप्यूटर में एरर आता है, गार्ड हैकर से कहता है, तुम्हें सिस्टम रीस्टार्ट करना पड़ेगा। वो खुद मेज के नीचे झुककर वायर चेक करने लगता है। तभी उसकी नजर वहां छिपे सैटेलाइट वाले पर पड़ जाती है। वो चौंक जाता है और तुरंत बंदूक निकालकर सैटेलाइट वाले पर तान देता है। दूसरी तरफ हैकर तेजी से अपना पासपोर्ट सिस्टम से डिलीट कर रही थी। तभी सैटेलाइट वाला अचानक गार्ड पर कुछ फेंकता है, जिससे गार्ड की बंदूक गिर जाती है। हैकर फुर्ती से बंदूक उठाकर गार्ड पर तान देती है और बोलती है, हाँ, हम चोर हैं और चोरी करने आए हैं, ताकि गार्ड और ज्यादा सवाल न पूछे। दोनों हैकर और सैटेलाइट वाला गार्ड से कुछ पैसे लेकर वहां से भाग जाते हैं। वे खुश थे कि पासपोर्ट का खतरा टल गया। उधर ताला मास्टर और इंजीनियर लड़की एक ऐसी जगह जाते हैं जहां कई अमीर लोग पार्टी में आए थे। वे वहां किसी की लग्जरी कार चुराने की सोचते हैं, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड उन्हें अंदर जाने से रोक देता है। फिर भी दोनों चालाकी से एक अमीर जोड़े की कार चुरा लेते हैं और वहां से निकल जाते हैं। ताला मास्टर इंजीनियर लड़की को एक ऐसी जगह लेकर जाता है जहां सड़क पर कार रेस हो रही होती है। वहां वह एक रेसर को चैलेंज करता है और कहता है, अगर मैं हारा तो कार तुम्हारी। ताला मास्टर रेसर से कहता है, अगर तुम हार गए तो तुम्हें ये कार मुझे देनी पड़ेगी। वहीं इंजीनियर लड़की अपने साथ एक चुराया हुआ कीमती हार लाई थी, जिसे वो पहनना चाहती थी, लेकिन ताला मास्टर उसे रोकते हुए कहता है, अभी पहनना ठीक नहीं होगा, कोई देख लेगा। इस पर इंजीनियर लड़की मुस्कुराते हुए कहती है, मैंने पहली बार इतना महंगा हार देखा है, सच में पहनने का मन है, लेकिन अगर तुम कह रहे हो तो बाद में पहन लूंगी। वो हार को संभाल कर अपनी जेब में रख लेती है। अब रेस शुरू होने से पहले लड़कियों को कार के ऊपर खड़ा कर दिया जाता है, जैसे एक शो का हिस्सा हो। रेस शुरू होते ही एक लड़की कार के ऊपर खड़ी थी और वो तेजी से दौड़ रही थी। इंजीनियर लड़की को बड़ा मजा आ रहा था, क्योंकि वो ताला मास्टर की कार के ऊपर थी। तभी उसका फोन बजा। उसने देखा तो उसका पुराना दोस्त कॉल कर रहा था। ये देखकर वो चौंक गई और भावुक हो गई। उसने तुरंत ताला मास्टर से कार रोकने को कहा। बिना कुछ पूछे उसने कार रोक दी और रेस हार गया। इंजीनियर लड़की की आंखों से आंसू बहने लगे और ताला मास्टर चुपचाप उसका ख्याल रखने लगा, उसे शांत करने की कोशिश करता रहा। रेस हारने के बाद ताला मास्टर को अपनी कार उस लड़के को देनी पड़ती है। इसके बाद वो इंजीनियर लड़की को एयरपोर्ट लेकर जाता है। रास्ते में वो पूछता है, तुमने अचानक कार क्यों रुकवाई? लड़की भावुक होकर कहती है, मुझे मेरे पुराने दोस्त का कॉल आया था। उसे देखकर सारी पुरानी बातें याद आ गई और मैं खुद को रोक नहीं पाई। फिर वो बताने लगती है, वो एक मशहूर गायक था, लेकिन मेरे लिए वो सबसे खास इंसान था। मैं उसकी बहुत बड़ी फैन थी। उसके गाने मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुके थे। मैं उसे दिल से चाहती थी। एक दिन जब वो सिंगर मुझे मिला तो हम दोनों की अच्छी दोस्ती हो गई और हम एक जोड़ी बन गए। मैं बहुत खुश थी, जैसे मेरा सपना सच हो गया हो। जिस इंसान का मैं फैन थी, वो अब मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। धीरे धीरे मैं उसे इतना चाहने लगी कि उसे सिर्फ पसंद नहीं, प्यार करने लगी। मेरा प्यार इतना गहरा हो गया कि मैं हदें पार करने लगी। जब भी उसके पोस्टर देखती, बहुत ज्यादा एक्साइट हो जाती और अजीब व्यवहार करने लगती। ये सब देखकर मेरे माता पिता डरने लगे और सोचने लगे कि मैं कहीं पागल तो नहीं हो रही। उसके माता पिता ने उसे मानसिक अस्पताल भेज दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि वो अब ठीक नहीं है। अपनी कहानी सुनाकर वो रोने लगी, लेकिन ताला मास्टर ने उसका हाथ थामा और कहा, अब मैं तुम्हें खुश करने के लिए कुछ बड़ा करने वाला हूँ। तभी प्लेन स्टार्ट होते ही उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने आज तक कभी प्लेन नहीं उड़ाया, लेकिन आज तुम्हारे लिए पहली बार कोशिश कर रहा हूँ। उसने प्लेन उड़ाया और दोनों मुस्कुरा उठे। लेकिन कुछ देर बाद इंजीनियर लड़की ने घबराकर कहा, प्लीज जल्दी से प्लेन रोक दो। उसने तुरंत ऐसा किया और दोनों जोर से हंसने लगे। बाहर निकलते ही इंजीनियर लड़की ने जल्दी से अपनी जेब टटोली और घबरा गई। हार गायब था, शायद वो कार में ही छूट गया था। उधर बर्लिन होटल पहुंचा तो कैमिल भी मिलने आ गई। उसने कहा, मुझे तुम पसंद हो, मगर मैं अपने पति को नहीं छोड़ सकती, क्योंकि मैं उससे प्यार करती हूँ। बर्लिन बोला, ये नहीं चलेगा, फैसला करना होगा। उधर एक जासूस अपनी टीम संग लॉकर रूम तक पहुंचा, पर वहां ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे कोई पकड़ा जा सके।
सब कुछ अब और रहस्यमय होता जा रहा था। अगली सुबह सब अपने अपने रास्ते निकल पड़े। चुराई गई चीजें साथ थी, जैसा कि बर्लिन ने पहले से तय किया था। प्लान के मुताबिक बाद में सबको एक जगह मिलना था। उधर पुलिस ने शक के आधार पर कैमिल के पति को हिरासत में ले लिया। अब सीन में सिर्फ दो लड़कियां बची, एक हैकर और दूसरी सैटेलाइट एक्सपर्ट। दोनों आम पर्यटक की तरह दिख रही थी। चोरी का माल उनके बैग में था, लेकिन क्योंकि टूरिस्ट का सामान चेक करना आम बात नहीं थी, वे आसानी से सिक्योरिटी से निकल गई। सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा था। दोनों लड़कियां बस में सवार होकर अपने गंतव्य की ओर बढ़ रही थी। उधर प्रोफेसर, इंजीनियर और लॉक मास्टर एक वैन में रवाना हुए। इस बार उन्होंने खुद को परिवार की तरह दिखाया। इंजीनियर और लॉक मास्टर बने भाई बहन और प्रोफेसर उनका पिता। उनके पास एक कलश था जिसमें राख जैसी चीज थी। अगर कोई रोके तो कहेंगे कि माँ की अस्थियां विसर्जन को ले जा रहे हैं। दूसरी ओर जब कैमिल घर लौटी तो सामने पुलिस को देखकर चौंक गई। जासूस ने बताया कि उसके पति पर चोरी में शामिल होने का शक है, इसलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया। डिटेक्टिव ने कैमिल के पति से सवाल किए, मगर वो बार बार यही कहता रहा कि उसका इस चोरी से कोई लेना देना नहीं। परेशान कैमिल ने तुरंत बर्लिन को कॉल किया और उसे घर बुलाकर सारी बात बताई। बर्लिन ने उसे तसल्ली दी, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कैमिल ने कहा, मेरा पति ऐसा काम कर ही नहीं सकता, जरूर किसी ने उसे फंसाया है। अब मैं हर हाल में उसे बाहर निकाल कर ही रहूंगी। उसकी आंखों में अब डर नहीं, बल्कि अपने प्यार को साबित करने का जिद थी। पुलिस ने शहर की सारी सड़कें ब्लॉक कर दी थी ताकि कोई बाहर न जा सके। जब ये तीनों वैन में उस जगह पहुंचे जहां रास्ता बंद था, तो पुलिस ने उन्हें रोक लिया और तलाशी शुरू कर दी। योजना के अनुसार लॉक मास्टर और इंजीनियर ने कहा कि वे मां की राख विसर्जन के लिए ले जा रहे हैं, लेकिन पुलिस नहीं मानी। उन्होंने बोला, पहले राख दिखाओ तभी जाने देंगे। तभी इंजीनियर ने चालाकी से राख की बोतल लेकर भाग लिया और सबको चौंका दिया। पुलिस ने इंजीनियर का पीछा किया और जब उन्हें बोतल मिली तो उसमें सच में राख थी। पुलिस ने समझा कि लोग सच बोल रहे हैं और अब उन्हें रोकना गलत होगा, इसलिए उन्होंने उन्हें जाने दिया। प्रोफेसर ने हैकर लड़की को कॉल करके कहा कि शहर में हर जगह पुलिस की रोक है, तुम दोनों अगली स्टॉप पर जल्दी उतर जाओ, फिर आगे निकलने की कोशिश करो। दोनों ने तुरंत वैसा किया और सुरक्षित तरीके से अगली स्टॉप पर उतर गए। इस दौरान सैटेलाइट वाला लड़का हैकर लड़की से बातें करने की कोशिश करता है क्योंकि वो उसे पसंद करता था, लेकिन हैकर उसे डांट देती है। वहीं प्रोफेसर, इंजीनियर और लॉक मास्टर अपनी वैन एक घर के सामने रोकते हैं। उस घर में रहने वाली औरत प्रोफेसर को देखती है और उसे पसंद कर लेती है। लॉक मास्टर ने बर्लिन को कॉल किया और पूछा, तुम कहाँ हो? बर्लिन ने कहा, मैं अभी भी पेरिस में हूँ। लॉक मास्टर ने ईमानदारी से बताया कि चोरी की एक नेकलेस हमसे खो गई है। हमसे बड़ी गलती हो गई। तुम्हारे मना करने के बावजूद हम बाहर निकल आए। ये सुनते ही बर्लिन बोला कि अब तक पुलिस ने वो नेकलेस पकड़ लिया होगा और हम जल्दी ही फंस सकते हैं। बर्लिन को इस पर गुस्सा आया, लेकिन उसने तुरंत माफ कर दिया और आगे की योजना समझाने लगा। इसके बाद बर्लिन कैमिल के पास गया और उसे कुछ पैसे दिए ताकि वो अपने पति के लिए एक अच्छे और भरोसेमंद वकील को हायर कर सके। कैमिल ने देखा कि बर्लिन वास्तव में कितना मददगार और ईमानदार इंसान है और वो इस पर बहुत खुश हुई। इस मुश्किल वक्त में बर्लिन मेरा साथ दे रहा था। पुलिस जांच कर रही थी तो उन्होंने रेसर कार ड्राइवर से पूछा, ये हार तुम्हारे पास कैसे आई? ड्राइवर ने बताया कि एक लड़का अपने दोस्त के साथ मुझसे रेस करने आया था और उसी की कार में ये हार मिली। पुलिस ने उस लड़के की पहचान के लिए विवरण पूछा। ड्राइवर ने बताया कि उसके उंगली पर टैटू था। दूसरी ओर प्रोफेसर अपनी पत्नी को छोड़कर भी परेशान था कि सामने वाली औरत उससे मिली थी और वो अब भी उसे याद आ रही थी। शराब पीने के बाद प्रोफेसर नशे में हो गया और उसने तुरंत अपनी पत्नी को कॉल किया। बोला, मुझे लगता है तुम मुझसे धोखा कर रही हो, इसलिए मुझे छोड़ना चाहती हो। ये सुनकर उसकी पत्नी चौंक गई और बोली, ऐसा कुछ नहीं है, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। लेकिन प्रोफेसर अब भी गुस्से में था। वहीं पास में बैठी एक औरत जिसने प्रोफेसर को शराब दी थी, ये सब सुन रही थी। बाद में जब वो लड़की जंगल में टॉयलेट करने गई तो एक जहरीली सांप ने अचानक उसके पैर को काट लिया, जिससे वहां अचानक हड़कंप मच गया। वो चिल्लाई और सैटेलाइट वाले लड़के को मदद के लिए बुलाया। वो तुरंत दौड़ा और उसकी मदद करने लगा। वो उसके पैर से घाव को संभालने की कोशिश कर रहा था और हैकर लड़की की सूजी जीभ देखकर चिंतित हो गया। उसने उसे अपनी पीठ पर उठाया और सुरक्षित जगह ले गया
ताकि कोई उसे और नुकसान न पहुंचा सके। अब मामले की जांच के लिए 2 महिला इंस्पेक्टर तैनात की गई है। वे आपस में चर्चा कर रही थी कि चोरी करने वाले बहुत ही चालाक थे और उन्होंने इतने सावधानी से चोरी की कि कोई भी ठोस सबूत नहीं मिला। इन्हें पकड़ना मुश्किल था, लेकिन अधिकारी तय थे कि अंततः वे उन्हें पकड़ ही लेंगे। कमिल अपने पति से जेल में मिलने बर्लिन के साथ जाती है। वो कहती है, ये मेरा दोस्त बर्लिन है जो तुम्हारे केस के लिए अच्छे वकील को हायर करने में मदद करेगा। पहले उसके पति मना करता है, लेकिन कमिल की गंभीर गुहार सुनकर वो मान जाता है। इसी बीच सैटेलाइट वाला लड़का हैकर लड़की के साथ सड़क पर आता है। तभी पुलिस की गाड़ी उनके सामने रुकती है। जब वो मदद के लिए कहता है, पुलिस तुरंत उसे अस्पताल ले जाती है। प्रोफेसर अपनी बोतल उस औरत के घर लौटाने जाता है। वो कहती है, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं। तुम्हारी पत्नी शायद तुम्हें धोखा दे रही है। अगर चाहो तो हम दोस्त बन सकते हैं। प्रोफेसर ये सुनकर खुश होता है और दोनों बातचीत में जुट जाते हैं। इसी बीच लॉक मास्टर और इंजीनियर मछली पकड़ रहे होते हैं। पुलिस ने शक के कारण उनका पीछा किया और वही आ गई। पुलिस उन्हें लगातार देख रही थी, लेकिन जब उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया तो पुलिस हैरान रह गई। लॉक मास्टर और इंजीनियर ने बताया कि वे भाई बहन हैं। जब लॉक मास्टर ने अपना हाथ उसके सिर पर रखा तो पुलिस ने उसके अंगूठे पर टैटू देख लिया। इससे उन्हें शक हुआ कि वह भी चोरों में शामिल हो सकता है। इस बीच कैमिल की दोस्त उससे मिलने आई। कैमिल ने बताया, मेरा दोस्त बर्लिन यहाँ है जो बहुत अच्छा इंसान है और मेरी मदद कर रहा है ताकि मेरा पति रिहा हो सके। ये सुनकर उसकी दोस्त हैरान रह गई और बोली, ये अजीब है, वो तुम्हारा दोस्त है, फिर भी तुम्हारे पति को बचाने में मदद कर रहा है। इसी समय पुलिस हैकर लड़की को एम्बुलेंस में ले जा रही थी। तभी हैकर की जेब से बंदूक गिर पड़ी, जिससे पुलिस हैरान रह गई। सैटेलाइट वाला तुरंत बंदूक उठाकर पुलिस की ओर इशारा करता है और कहता है, जल्दी जाओ, अपनी गाड़ी में बैठो, हमें रोकने की जरूरत नहीं। इस बीच प्रोफेसर उस औरत के साथ बाहर झांकता है और देखता है कि पुलिस उसकी वैन के पास खड़ी है। उसे डर होता है कि पुलिस ने उन्हें शक कर लिया होगा। पुलिस के चले जाने के बाद प्रोफेसर ने जल्दी से सब कुछ साफ किया ताकि पकड़े न जाएं, और फिर सुरक्षित निकलने की तैयारी करने लगा। एक दिन कैमिल ने बर्लिन से कहा, मैं अपने पति को छोड़ नहीं सकती, इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम मुझे छोड़कर चले जाओ। इसी बीच प्रोफेसर ने इंजीनियर और लॉक मास्टर से कहा कि पुलिस यहाँ आ चुकी है और उन पर शक कर रही है, इसलिए हमें जल्द से जल्द निकलना चाहिए। इसके बाद वो बर्लिन को कॉल करता है और पूछता है, तुम कहाँ हो? बर्लिन ने कहा कि वो अभी भी पेरिस में है। प्रोफेसर ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। चूंकि ये केस अभी तक सुलझा नहीं था, इसलिए एक और डिटेक्टिव को जांच के लिए हायर किया गया है। वो टैटू का निशान हर जगह फैलाकर कह रही थी कि कोई भी इसे पहचाने तो तुरंत उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर ले। इसी बीच कैमिली की दोस्त फिर मिलने आती है और पूछती है, ये सब तेरी जिंदगी में क्यों हो रहा है और सब इतनी जल्दी कैसे बदल रहा है? कैमिली ने कहा, मुझे भी समझ नहीं आ रहा, मैं खुद भी चिंता में हूँ कि यहाँ क्या चल रहा है। उसकी दोस्त ने गंभीर स्वर में कहा, मैंने फिल्मों में देखा है कि कभी कभी लड़की की दोस्त उसके पति को फंसाने में शामिल होती है। मुझे तुम्हारे मामले में भी कुछ वैसा ही लग रहा है। हो सकता है कि बर्लिन वही शख्स हो जिसने तुम्हारे पति को फंसाया और अब मदद करने का नाटक कर रहा है ताकि बर्लिन तुम्हारे सामने हीरो बन सके। ये सुनकर कैमिल चौंक गई और उसने चुपके से बर्लिन की जेब से उसका पास निकाल लिया ताकि वो बर्लिन के कमरे में जाकर देख सके कि उसकी दोस्त सही कह रही है या नहीं, क्योंकि अब तक उसने बर्लिन का कमरा नहीं देखा था। इसी बीच प्रोफेसर भी बर्लिन से मिलने आते हैं और सब यहाँ से सुरक्षित निकलने की योजना बनाने लगते हैं। पुलिस को शक था कि सारे चोर अभी भी होटल में हैं, इसलिए वे उन्हें पकड़ने के लिए तुरंत पहुंच गए। बाकी पुलिस अपनी वैन में आकर अन्य संदिग्धों को भी पकड़ने लगी। जब कैमिल बर्लिन के कमरे में गई तो उसने वहां कैमरे और कई उपकरण देखे और हक्का बक्का रह गई। तभी उसे समझ आया कि बर्लिन ही चोर है और उसके पति को फंसा रखा है। इस बीच पुलिस उनके वैन की तरफ बढ़ रही थी जिसमें इंजीनियर और लॉक मास्टर थे। जैसे ही पुलिस ने गोलीबारी शुरू की, उन्होंने भी जवाबी कार्रवाई की। तभी इंस्पेक्टर ने पूछा, तुम लोग क्या चाहते हो? वैन से एक स्पीकर निकला जिसमें लॉक मास्टर ने कहा, हमने आपसे सोचने के लिए सिर्फ 5 मिनट मांगे हैं। अब हमने देखा कि उन्होंने अपनी वैन एक जगह पार्क की थी जिसके नीचे एक सुरंग थी। वे उसी सुरंग के माध्यम से भागने लगे और पुलिस को गुमराह करने के लिए वहां गुड़िया रख दी और माइक से स्पीकर जोड़ दिया ताकि पुलिस को लगे कि वही बोल रहे हैं। जब वे काफी दूर निकल गए, पुलिस को समझ आया कि उन्हें चकमा दिया गया है।
फिर पुलिस ने देखा कि वहां सुरंग मौजूद है और उन्होंने भी उन्हें पकड़ने के लिए सुरंग के अंदर प्रवेश किया। सैटेलाइट वाला आदमी पुलिस वालों को बेहोश कर छोड़ देता है और हैकर लड़की को लेकर सुरक्षित निकल जाता है। जब लॉक मास्टर और इंजीनियर सुरंग से बाहर आए तो देखा कि ट्रक वहीं खड़े हैं। वे तुरंत दौड़े और एक ट्रक पर चढ़कर उसके रंग जैसा कपड़ा ओढ़कर छिप गए। जब पुलिस वहां आई और तलाशी ली तो उन्हें कहीं कोई नहीं मिला। इस बीच कैमिल ने अपनी दोस्त को बर्लिन के बारे में सब कुछ बता दिया। उसकी दोस्त कहती है, तुम तुरंत पुलिस को फोन करो और सारी सच्चाई बता दो ताकि बर्लिन फंस सके। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद कमिल ने सोचा कि उसे अपने पति के लॉकर वाली बैग भी देखनी चाहिए। जब उसने बैग खोला तो उसमें अपनी पति की दूसरी पत्नी के साथ तस्वीरें मिली और पता चला कि उस तरफ बच्चा होने वाला था। ये देखकर कमिल बहुत हैरान और परेशान हो गई। उसने सोचा कि उसका पति उसे इतने सालों से धोखा दे रहा था, जिसे वो हमेशा प्यार करती रही। वो ये भी सोचती है कि उसका पति कितना चालाक है। उसने उसे कभी शक तक नहीं करने दिया, इसलिए उसने पुलिस को फोन काट दिया और बर्लिन के बारे में कुछ नहीं बताया। उस वक्त कमिल को बर्लिन अपने पति से ज्यादा अपराधी जैसा लगा। उसका दोस्त सुझाव देता है कि वो बर्लिन को ब्लैकमेल करे और जो कुछ भी उसने चुराया है उसका आधा हिस्सा मांगे। कमिल इस योजना के लिए सहमत हो जाती है। इस बीच प्रोफेसर और बर्लिन अपने अपने कमरे साफ कर रहे थे ताकि पुलिस जांच में उन्हें कुछ न मिले। हैकर और सैटेलाइट वाला पुलिस को बेहोश करके नाव में ले जाते हैं। वहीं इंजीनियर और लॉक मास्टर अपने ट्रक लेकर सुरक्षित रास्ते पर निकल जाते हैं। बहुत खुश थे क्योंकि उन्हें यकीन था कि अब वे बिना रोक टोक अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। इसी दौरान बर्लिन ने हैकर को कॉल किया और कहा कि सीसीटीवी कैमरे हैक कर दिए जाएं ताकि पुलिस को गुमराह किया जा सके। हैकर ने तुरंत कैमरे हैक कर दिए। प्रोफेसर और बर्लिन भी एक ट्रक में चढ़कर वहां से निकल गए, जिससे पुलिस उन्हें पकड़ नहीं पाई। इसके बाद वे दो लड़कों की बाइक किराए पर लेते हैं और थोड़ी दूरी तय करने के बाद पिज्जा डिलीवरी वाले बनकर आगे बढ़ते हैं। उन्होंने साइकिल भी इस्तेमाल की। वे पहाड़ चढ़ने लगते हैं ताकि कोई भी पुलिस वाला उन पर शक न करे और उनकी योजना सफल हो। अंत में हैकर और सैटेलाइट वाला सुरक्षित निकल जाते हैं। सैटेलाइट वाला हैकर से कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जब तुम्हें सांप ने काटा था मैं बहुत चिंतित था। ये सुनकर हैकर बहुत खुश होती है और अपना प्यार जाहिर करती है। हाँ, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। इसके बाद सभी अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं, जहां वे मिलकर खुश होते हैं और फिर खुशी खुशी वहां से रवाना हो जाते हैं। उन्होंने इतनी बड़ी चोरी को अंजाम दिया और सफल होकर सुरक्षित वहां से निकल गए। इसके कुछ महीने बाद की कहानी दिखाई गई। बर्लिन अब भी कैमिल को नहीं भूल पाया था। एक दिन जब कैमिल उससे मिलने आई तो बर्लिन बहुत खुश हुआ और उसने सब सच सच बता दिया। उसने कहा, हाँ, मैंने तुम्हारे पति को फंसाया क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हें पाना चाहता था। वहीं बाहर कैमिल की दोस्त भी मौजूद थी और सब कुछ रिकॉर्ड कर रही थी ताकि बाद में उस रिकॉर्डिंग की मदद से बर्लिन को ब्लैकमेल किया जा सके। पुलिस डिपार्टमेंट पूरी तरह असफल रही थी क्योंकि वे चोरों को पकड़ नहीं पाए, लेकिन उन्हें यकीन था कि ये लोग फिर कभी चोरी करेंगे। इसलिए पुलिस अब किसी भी मौके पर नजर रख रही थी ताकि जैसे ही चोरी हो तुरंत कार्रवाई कर सके। अगले दिन कैमिल और उसकी दोस्त बर्लिन से मिलने आती है। वे उसे ब्लैकमेल करने लगती है, हमारे पास तुम्हारी रिकॉर्डिंग है और इसे पुलिस को दे देंगे। अगर नहीं चाहते तो हमें चोरी के पैसे का 40% दो। बर्लिन मुस्कुराया और बोला, मैंने वो रिकॉर्डिंग पहले ही तुमसे चुरा ली है। बर्लिन ने कहा, मैं जानता था कि तुम कुछ ऐसा ही करोगी और मुझे बाद में ब्लैकमेल करोगी, लेकिन सच में कैमिल, मैं तुम्हें पूरे दिल से प्यार करता हूँ। मैंने कभी तुम्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल नहीं किया और मेरे लिए पैसा मायने नहीं रखता। तुम मेरे लिए सबसे अहम हो। ऐसा कहते हुए उसने अपना सारा पैसा उन्हें दे दिया और डील की कि अगली बार चोरी करने पर सारा पैसा कैमिल को मिलेगा। ये सुनकर कैमिल खुश हुई और उसके प्यार से प्रभावित हुई। पैसा मिलने के बाद कैमिल और उसकी दोस्त बहुत खुश थी। अब कैमिल बर्लिन के बारे में सोच रही थी और शायद उसे भी उससे प्यार होने लगा था। कुछ समय बाद प्रोफेसर बर्लिन से मिलने पहुंचा। बर्लिन ने मुस्कुराते हुए कहा, छुट्टियां काफी हो गई, अब अगला मिशन शुरू करें। प्रोफेसर ने हंसते हुए जवाब दिया, मैं तो कब से तैयार बैठा हूँ, बस तेरे कहने की देर थी। दोनों की आंखों में एक नई योजना की चमक थी। इसी रोमांचक मोड़ पर कहानी यही समाप्त होती है।